प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही खतरनाक घटना की चर्चा करता हूँ। ये चर्चा इस बात को साबित करती है कि हमारे देश में सत्ता के लिए वो देश को बेच भी सकते हैं। उन्हें अपनी सत्ता मिले तो देश के साथ गद्दारी भी कर सकते हैं। इस बात का बहुत दुख है कि मुंबई से 50 किलोमीटर दूर पड़गा गांव में, जो भिवंडी से थोड़े नज़दीक है, वहाँ पर IAS की एक पूरी ऑफिस खुल गई, जिन्हें उस गांव को एक देश बता दिया कि एक अलग देश है। नाम था वो भी उन्होंने बदल दिया, और नाम भी वो रखा जो उन्हें पसंद आया। इतना ही नहीं, वहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, और ट्रेनिंग भी ऐसी दी जा रही थी कि मुंबई शहर पर 40 ड्रोन तैयार रखे थे, जिससे वो मुंबई पर आक्रमण करने की तैयारी की थी। मुंबई महाराष्ट्र के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण शहर है, किंतु देश के लिए भी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन दुख इस बात का है कि इतनी बड़ी घटना के बाद जब NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये पता किया, तो कहने का यह है कि किसी भी ओपोजिशन की राजनीतिक पार्टी ने इसकी निंदा नहीं की। इतना ही नहीं, सभी अपने सत्ता से बैठे हुए हैं कि सत्ता चाहिए। देश के गद्दारों को अगर सहयोग दिया जाता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि देश रहेगा तो आप सत्ता पर रहेंगे, अगर देश ही नहीं रहेगा तो सत्ता पे कहाँ रहेंगे। किंतु महाराष्ट्र के अंदर मैंने बड़े नेताओं के बारे में सुना। जहाँ तक बाला साहब ठाकरे जी का संबंध है, मैं उनको नमन करता हूँ। महाराष्ट्र में मैंने उनके जैसा एक भी नेता नहीं देखा जिसे सिर्फ देश से प्यार था। किंतु अभी मैं बम्बई में पिछले 30 साल से रहता हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर महाराष्ट्र के अंदर एक दूसरा पाकिस्तान बन जाए, मुंबई शहर को बर्बाद करने के लिए 40 ड्रोन फेंका जाए, और सभी पॉलिटिकल पार्टी अगर चुप बैठी रहती है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ओपोजिशन में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस मामला है। ये इस बात को दर्शाता है कि सत्ता के लिए वो गद्दारों के समर्थन में रख जाते हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि आज वो जिंदा है, कल वो भी जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन आपका सत्ता तब मिलेगी जब महाराष्ट्र रहेगा, जब भारत रहेगा। और ये गद्दारी करने वाला कौन है? जिसने 1951 में बॉम्ब ब्लास्ट किया, सड़े हुए न्यायतंत्र का दूसरा नमूना। 1991 में जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया उसे सजा मिली, 2001 में छूट जाता है, फिर ब्लास्ट करता है 2002 में, फिर मुंबई में 4 जगह पर ब्लास्ट हुए, फिर पकड़ा जाता है, फिर उसे सजा होती है, और पुनः वह 2017 में छूट जाता है और मुंबई शहर पर ड्रोन से आक्रमण करने की तैयारी करती है। अब आप बताइए, अगर न्यायतंत्र ऐसे आतंकियों को छोड़ देता है, अब 2-4 आतंकियों के मर जाने से फर्क क्या पड़ता, लेकिन वो आतंकी यहाँ पर 400 लोगों के बॉम्ब ब्लास्ट करके मार डालता है। ऐसा सड़ा हुआ न्यायतंत्र किस काम था, जो नहीं समझ पाता है कि आतंकी को मार देना, खत्म कर देना, यही सबसे बड़ी है। अब मान लीजिए कि देश की ऑपोजिशन पार्टी तैयार नहीं है, मान लीजिए इस देश का न्यायतंत्र आतंकी को सजा नहीं देता है, तो मैं तो इस देश की जनता से अनुरोध करता हूं कि ये घटना एक पड़गे की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है। प्रत्येक देश प्रेमी को अपने अपने इलाके में जितने लोग गद्दार रहते हैं, उन गद्दारों का सब नाम निशाना तैयार रखें। अपने आप को आक्रमण करने के लिए, कम से कम अगर आपके ऊपर आक्रमण होता है तो अपने को बचाना और सामने वाले को खत्म करना, इसकी तैयारी कर लीजिए।
क्योंकि ये छोटी सी घटना नहीं है। पिछले 50 वर्षों से मिडिल ईस्ट से बार बार इस प्रकार का न्यूज़ आता रहा कि भारतवर्ष में देश के गद्दारों ने पूरी तैयारी कर रखी है भारत को खत्म करने की। आप सोच लीजिए कि हमारे देश में एक गांव को अपना देश बना दें, आतंकी ISI पाकिस्तान का जो है उसका यहाँ पर कार्यालय बन जाए, यहाँ तक कि यहाँ पर जो सरकार ने नाम दिया था उस नाम को बदल के वो अपना नाम डाल देते हैं, और उसके बावजूद भी महाराष्ट्र की दूसरी सब पार्टियां चुप बैठी हैं। यानी ये सभी पार्टियां, मुझे तो दुख इस बात का है कि राज ठाकरे जी मैं बहुत सम्मान करता था, उद्धव ठाकरे जी बहुत सम्मान किया कि कम से कम देश का सवाल आएगा, महाराष्ट्र का सवाल आएगा तब तो आएंगे, शरद पवार जी, लेकिन किसी ने भी दिल भर कर निंदा नहीं की। और इतना ही नहीं, देश के गद्दारों को, इन लोगों को चुनौती देनी चाहिए। चुनौती ये देनी चाहिए कि आज के बाद अगर एक भी घटना हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होता है तो देश में रहने वाले एक भी गद्दार को जिंदा नहीं रखा जाएगा। अगर हम देश में रहने वाले गद्दारों को इतनी बड़ी घटना के बाद भी हम उसे खत्म नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता हूं आने वाले दिनों में हमारा देश इन आतंकियों के चुंगल में आ जाएगा। इतनी बड़ी साजिश कि मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, मुंबई जो पूरे महाराष्ट्र की शान है, ऐसे पर भी आक्रमण की तैयारी हुए और महाराष्ट्र के लीडर उन बदतमीज गद्दारों को चैलेंज न दे बल्कि सत्ता के लिए गद्दारों का साथ दे, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी दुखनीय बात है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के वंशज है ही नहीं क्या? अभी तो ऐसी चैलेंज प्रत्येक लीडर के मुंह से आने चाहिए कि महाराष्ट्र में अगर कोई भी गद्दार एक छोटी भी गलती करता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यह अत्यंत आवश्यक है। और जब तक आप गद्दारों को धमकी नहीं देंगे और उनको धमकी नहीं, आप उनको खत्म नहीं करेंगे, समझ लीजिए आप सबका खात्मा हो जाएगा। इतिहास साक्षी है। हमारी विनम्रता को हमेशा कमजोरी समझा गया। इतना ही नहीं, हम हर वक्त इंसानियत की बात की और सामने वाले ने जो खेल पार्टीशन के सामने किया था, जो कश्मीर में हुआ, जो बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त हुआ, ये इस बात का संकेत देता है कि ये देश के गद्दार सुधरेंगे नहीं। अब हम सबका कर्तव्य होता है, देश प्रेमियों का, देश प्रेमी पार्टियों का, कि आने वाले दिनों में अगर इन गद्दारों ने एक भी गलती की तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एक भी गद्दार जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसका प्रत्येक देश प्रेमी तैयारी कर ले। अपने अपने इलाके में कौन कौन गद्दार कहाँ बैठे हैं उसका पता कीजिए। गद्दार याद रखिएगा वो है जो देश के विरुद्ध कार्य करता है। वो कौन है हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन जो देश से गद्दारी करता है, और मैं तो उन सभी नेताओं को, चुने हुए प्रतिनिधियों को भी गद्दार कहता हूं जो इन गद्दारों का समर्थन करता है और इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी अगर हमारे देश के राजनीतिक नेता इन गद्दारों को कुछ नहीं कहते हैं, इन्हें धमकी नहीं देते हैं और इनका समर्थन करते हैं और चुप बैठे हैं कि उनको वोट नहीं मिलेगा, तो मैं समझता हूं वे सभी राजनीतिक दल के नेता भी गद्दार ही हैं। अभी सभी देश प्रेमियों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कीजिए। आपके इलाके में कहाँ कहाँ गद्दार बैठे हैं उनका लिस्ट बनाइए, गद्दारों की तैयारी कीजिए। हमें गद्दारों का मतलब ये है कि जो देश के अहित में कार्य करता है, देश के अहित में बातें करता है और देश के हित के बारे में सोचता है और जिसका इतिहास बताता है। अब इसमें भी एक ही व्यक्ति है जो 3 बार जेल में जाके छूट जाता है और इस तरह की बड़ी घटना 20 वर्षों में करता है, तो मुझे तो कभी कभी अपना देश का न्यायतंत्र भी गद्दार ही नजर आता है कि न्यायतंत्र का कर्तव्य क्या है।
आप एक गद्दार को जो हजारों आदमी की जान ले लेता है, 200 तो 300 लोगों को ब्लास्ट कर देता है, उसको आप मानवता के नाम पर जिंदा छोड़ देते हैं। ऐसे 100 आदमी मर जाए तो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कम नहीं होगी, लेकिन आतंक करने वाले के दिल में भय आएगा। लेकिन हमारे देश में आतंक करने वाले को जेल में जिंदा रखा जाता है, लाखों और करोड़ों रुपए उस पर खर्च किया जाता है, जो नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर 100 में से मान लीजिए 10 निर्दोष भी मर गए तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि आतंकी जितने को मारता है वो सब निर्दोष ही थे। तो ऐसे अगर 10-15 निर्दोष मान लीजिए आ गए, आतंकी को पकड़ते जाते हैं, उसमें अगर कुछ निर्दोष हो गए तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि अगर आपने आतंकी को जिंदा रख दिया तो वो 100 आदमी को मारने वाला है, 1000 आदमी को भी मारने वाला है, और सरकार के करोड़ रुपए खर्च होने हैं इसके पीछे। मैं तो इस देश के न्यायतंत्र को कहता हूं कि अब न्यायतंत्र के सभी जज अपने जिम्मेदारी को समझे, गंभीरता से समझे, और उनका कर्तव्य क्या है वो समझे। और खास करके हमारे देश के उन सभी विपक्ष नेताओं को जो आज इस मामले में चुप बैठे हैं, जो इन गद्दारों को धमकी देने के लिए तैयार नहीं, खत्म करने के लिए तैयार नहीं, आप समझ लीजिएगा आने वाले दिनों में भारतवर्ष में बहुत बड़ी खराब हालत होगी। मैं महाराष्ट्र के सभी नेताओं से, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, एक का संकल्प ले लीजिए कि अगर ये गद्दार आने वाले दिनों में एक भी गलत काम करता है तो हिंदुस्तान के किसी कोने में भी कोई गद्दार एक भी जिंदा ना रहे। जो हालत इजराइल ने गाजा में की है,